नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी लेखे कक्षा 12वीं का ये चैप्टर है जिसका नाम है साझेदारी लेखे। और इस अध्याय के अंतर्गत जितनी भी थ्योरी होती हैं जो कि पेपर में आती हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम पूरे सवाल जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है साझेदारी। पहले तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। तो सिंपल सा अर्थ हो जाएगा, साझेदारी क्या होता है? पार्टनरशिप। जब हम हमारे साथ दोस्त के साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो आप लिखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलकर अपनी इच्छानुसार एक व्यापार प्रारंभ किया जाता है जिसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। अब असीमित का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस कोई नुकसान हो जाता है व्यापार करते करते, तो आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना जो सबकी, उसे बेचकर भी उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और अगर आप बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो 20 हो सकते हैं। इस टाइप से साझेदारी होती है। हाँ, साझेदारी में जो भी व्यापार हम करते हैं वो व्यापार कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, अर्थात कानून की मान्यता उसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इलीगल धंधा करेंगे साथ में मिलकर तो वो साझेदारी हो गया। वही व्यापार साझेदारी होता है जो कि लीगल होता है, समझ रहे हैं? तो आप इस टाइप से लिखेंगे कि साझेदारी शब्द, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जब आपस में मिलकर कोई ऐच्छिक वैधानिक व्यापार प्रारंभ किया जाता है जो कि वैधानिक होता है उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर आप क्या बना देंगे? इनकी विशेषताएं। जैसे पहली विशेषता, दो या दो से अधिक, उसके अंदर का लिख देंगे साझेदारी व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद लाभ का वितरण हो जाता है। भाई, साझेदारी में लाभ का वितरण सभी साझेदारों में किया जाता है। उसके बाद असीमित दायित्व, साझेदारी में सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं, है ना? असीमित दायित्व हो जाएंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा कि भैया जो भी हानि होती है उसका बंटवारा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो हानि कम कम वहन करना पड़ता है। तो हानि का बंटवारा, साझेदारी में हानि का बंटवारा सभी साझेदारों में उस हो जाता है। इससे एक ही व्यक्ति पर अधिक भार नहीं पड़ता है। प्रबंध में जो है सुविधा होती है, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो कोई ना कुछ काम संभाल लिया, कोई ना कुछ काम संभाल लिया, तो ये इसकी विशेषता है। अच्छा, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? इसमें लिखी जाने वाली बातें। तो देखो, जब भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, आपने साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसा तो होता नहीं है कि व्यापार प्रारंभ कर लिया, कल को आपका दोस्त आपको पैसे ना दे उसके। तो इसके लिए जब हम साझेदारी, जैसा हम 4 दोस्तों ने सोच होकर कोई व्यापार किया, उस व्यापार का नाम है साझेदारी व्यापार। अब कल को हमारा दोस्त मुकर ना जाए, हमको लाभ ना दे, या मतलब जो भी हमने उससे पूछा, हमने डिस्कस किया, आपस में अनुबंध किया, और वो उस चीज़ से मुकर रहा है, तो इसके लिए जब हम साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। उसमें साझेदारों के नाम लिखते हैं, पते लिखते हैं, कौन साझेदार को कितना वेतन मिलेगा, कितनी कमीशन मिलेगी, पूंजी पर कितना लाभ मिलेगा, यदि कोई साझेदार फर्म से कुछ पैसे निकालता है, आहरण करता है, तो आहरण पर कितना ब्याज लगेगा। ये सारी बातें साझेदारी संलेख में लिखी रहती हैं। तो आप अर्थ क्या लिखेंगे? जब साझेदारों द्वारा साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तभी उनके द्वारा एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाता है। इस समझौते को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख अगर हमने ना बनाया हो तो उसके अभाव में क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं? तो देखो, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता, जो लाभ होता है उसे बराबर अनुपात में बांट दिया जाता है, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है, वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, जो भी हानि होगी उसे बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, लाभ होगा उसे भी बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। इसलिए जो है बेटा, साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है? बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपके पास आता है कि भाई जो, अब देखो, फर्म होती है साझेदारी फर्म, और होते कौन है? साझेदार। अब क्या होता है, फर्म कई चीज साझेदारों से लेती है और कई चीजें साझेदारों को देती है। जैसे वेतन वो साझेदार को मिलेगा, कमीशन वो साझेदार को मिलेगा, पूंजी पर ब्याज साझेदार को मिलेगा। लेकिन यदि साझेदार ने आहरण किया है तो उसे आहरण पर ब्याज किसे देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। तो पूंजी होती है 2 प्रकार की व्यापार में, मतलब एक स्थिर पूंजी और एक परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी की दशा में 2 खाते बनते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता।
परिवर्तनशील पूंजी की दशा में बस एक खाता बनता है, साझेदारों का चालू खाता। उसके अपन प्रारूप भी देखेंगे सबके। और एक जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। अब देखो पूंजी खाता किसे कहते हैं, तो पूंजी खाते से हमारा आशय ऐसे खाते से, देखो एक स्थिर पूंजी की दशा में बनाया जाता है। अब स्थिर और परिवर्तनशील क्या होती, तो भाई स्थिर पूंजी वो होती है जो बदलती नहीं है, फिक्स रहती है। जैसे मैंने किसी फर्म में 1 लाख रुपए लगाए, अगली साल भी वो 1 लाख रहेंगे, उसके अगली साल भी 1 लाख रहेंगे, उसे बोलते हैं हम स्थिर पूंजी। जैसे भाई मैंने 1 लाख लगाए, अब मुझे फर्म वालों ने 10,000 ज़्यादा दे दी, भैया आपने 1 लगाए थे, 10,000 आपको पूंजी पर जो है ब्याज मिला, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। मैंने कहा एक काम करो, मेरे जो 1 लाख हो उन्हीं में इनको जोड़ दो, अब ये होगा 1,10,000। अब मुझे जो अगला ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, 1,10,000 पर। तो जो बदलाती रहती है वो परिवर्तनशील, और जो स्थिर रहती है, जैसे मेरा 10,000 ब्याज आया, मैंने वो ले लिया, वो खा लिया, और एक के एक जमा। फिर अगले साल 10 आया, एक जमा कर दिया, 10 मैंने खर्चे के लिए निकाल लिए, वो होती है स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी की दशा में 2 खाते बनते हैं, साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के चालू खाते से हमारा आशय ऐसे खाते से है जिसमें शेष नीला के नाम से सीआर पक्ष में पूंजी लिखी जाती है, और यदि कोई साझेदार फर्म में रोकड़ लाता है तो उसे भी सीआर पक्ष में रोकड़ खाते को नाम से लिखते हैं। और अगर कोई साझेदार फर्म में से पैसे निकालता है ना, तो उसे डीआर पक्ष में रोकड़ खाते के नाम से लिखते हैं। बस इतना सा इसमें लिखा होता है। ये होता है साझेदारों का पूंजी खाता। साइड में जो है उसका प्रारूप भी शो कर रहा होगा, आप उसे नोट कर लें। उसके बाद साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के चालू खाते में अतिरिक्त लाई गई रोकड़, पूंजी और निकाली गई रोकड़, जो हम पूंजी खाते में लिखते हैं, उन तीनों को छोड़कर साझेदारों को जो जो चीजें प्राप्त होती हैं वो कौन से पक्ष में आ जाएंगी, सीआर में। और फर्म को जो जो चीजें प्राप्त होती हैं वो किस में आ जाएंगी, डीआर में। जैसे वेतन भैया साझेदार को मिलता है तो सीआर में, कमीशन सीआर में, ऋण पर ब्याज साझेदार देता है फर्म को ऋण, फर्म ऋण पर ब्याज देती है, वो साझेदार को मिलता है तो वो भी सीआर में। कुल मिलाकर आप एक बात समझिए, अगर साझेदार को कोई चीज मिल रही है तो वो सीआर में, और फर्म को मिल रही है तो टीआर में। अब इसके बाद परिवर्तनशील पूंजी की दशा में केवल एक ही खाता बनता है, साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होता है, आपने जो जो चीजें पूंजी खाते और चालू खाते में लिखी उन पूरी चीजों को लान के किस में लिख देते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते में। जैसे अतिरिक्त लाई गई रोकड़, निकाली गई रोकड़, वेतन, बोनस, कमीशन, ऋण पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, इन सारी की सारी बातें लिखा जाती हैं किसमें, परिवर्तनशील पूंजी खाते में। तो ये होता है साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता। अच्छा, इसके बाद आपका आता है लाभ हानि नियोजन खाता। देखो उसका नाम ही क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता। आपको समझ में आ रहा है, नाम मात्र के खाते का नियम होता है समस्त व्यय हानि खर्चे डेबिट, आय लाभ क्रेडिट। कुल मिलाकर लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, आहरण नहीं लिखते लेकिन आहरण पर ब्याज लिखते हैं, पूंजी नहीं लिखते पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, ऋण नहीं लिखते ऋण पर ब्याज लिखते हैं। तो अगर देखो लाभ हानि खाते में अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो तुम कैसा लिखोगे, डीआर में, और तुम्हें किसी भी प्रकार का फायदा होता है तो तुम किस में लिखोगे, सीआर में, उसे कहते हैं लाभ हानि खाता। अच्छा, इसमें ऋण नहीं लिखा था लेकिन ऋण पर ब्याज लिखाता है, आहरण नहीं लिखा था आहरण पर ब्याज लिखाता है, पूंजी नहीं लिखा थी पूंजी पर ब्याज लिखाता है। अच्छा, जब मैं इसके सवाल करवाऊंगा तब आपको आराम से समझ में आएगा, अभी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके लाने अगले क्वेश्चन आते हैं कि भैया साझेदारों को लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। अब देखो लाभ की गारंटी अनेक तरीके से दी जाती है। जैसे मान के चलो मेरा मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है और तुमने कोई फर्म खोली, तुमने बोला यार भैया आप जो है हमारी फर्म में कुछ पैसे लगा दो। अब मैंने बोला भैया मैं पैसे तो लगा दूंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारा व्यापार चला ना चला, मेरे तो पैसे डूब गए। तो जैसे तुम लोगों तुमने कहा अच्छा चलो हमें लाभ हो या ना हो, हम तो कम से कम इतने रुपए आपको हर महीने देंगे ही देंगे। वो हो गई साझेदारों द्वारा लाभ की गारंटी। मतलब अपन ने व्यापार शुरू किया, अपन 2 जन हैं, अपन ने किसी तीसरे व्यक्ति को यह गारंटी दी कि भैया कम से कम तो से 10,000 रुपये तो हम महीने भर में देंगे, चाहे हमें बचे या ना बचे। वो होती है साझेदार द्वारा एक दूसरे साझेदार को लाभ की गारंटी। अब इसका अर्थ लिख देना, जब फर्म में उपस्थित साझेदारों में से किसी एक साझेदार द्वारा या 2 या 2 से ज़्यादा साझेदार द्वारा किसी नए साझेदार को यह आश्वासन दिया जाता है कि उसे एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा, उसे साझेदारों द्वारा दी जाने वाली लाभ की गारंटी कहते हैं। अच्छा, अब क्या हो जाएगी, 2 से ज़्यादा लोग दे रहे हैं लाभ की गारंटी तो वो हो जाएगी। अच्छा, एक गारंटी ऐसी होती है कि साझेदार फर्म को देता है, साझेदार जो है वो गारंटी किसको देता है, फर्म को देता है। तो जब
जब कोई साझेदार फर्म को यह आश्वासन देता है कि भाई एक निश्चित तिथि तक इतना लाभ जितना भी है 10,000 20,000 वो फर्म को जरूर देगा, ऐसी गारंटी को साझेदार द्वारा फर्म को दी जाने वाली गारंटी कहते हैं। जैसे कोई स्कूल पड़ा है, मैंने वो बंद पड़ा है, मैंने उनसे बोला कि भाई आपका स्कूल जो है मुझे दे दो, आपकी संस्था में चलाऊंगा। उन्होंने कहा यार वो तो चलती नहीं, तो मैंने उनको गारंटी दी कि भाई आपके स्कूल में कम से कम 20,000 रुपये महीने बचा के आपको दूंगा, अगर मैंने नहीं दी है तो मैं मेरी जेब से दूंगा। ये हो जाएगी क्या, साझेदार किसको गारंटी दे रहा है, ये फर्म को गारंटी दे रहा है। तो इस टाइप से इस अध्याय में ऐसे ही जो है थ्योरी आती हैं आपकी, और इन्हीं थ्योरियों के बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सवाल पूंजी खाता, चालू खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री आपको मिलेगी। और इस चैप्टर पे बिल्कुल हम बारीकी से कक्षा 12वीं 11वीं अकाउंट और 9वीं 10वीं की गणित को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपके दोस्त हों उनको भी ये वीडियो आप क्या कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।